प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत शुरू किए थे। आपको अयस्क से धातु प्राप्त करने के क्रम में जो वेरियस स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप्स ऑफ मेटालर्जी बताया गया था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अयस्क जो पृथ्वी की सतह के नीचे होता है उसको चट्टान के रूप में होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसको क्रशिंग ऑफ द ओर कहा जाता है। उसके बाद उसको महीन पाउडर में बदलते हैं जिसको पाउडरिंग कहते हैं। उसके बाद अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्क से अशुद्धियों को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण करने के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको सांद्रित अयस्क कहते हैं, और सांद्रित अयस्क को हम लोग किसमें बदलते हैं, धातु के ऑक्साइड में, और फिर धातु के ऑक्साइड का अवकरण करके धातु प्राप्त करते हैं और लास्ट में उसका शुद्धिकरण करते हैं। ये आपको स्टेप्स बताया गया था। आज उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपको बताया था कि पहला स्टेप जो है क्रशिंग ऑफ द ओर और दूसरा पाउडरिंग ऑफ द ओर, ये आपके सिलेबस में नहीं। अयस्कों का जो सांद्रण है वहां से हम लोग को पढ़ना है। एक बार आपको याद दिला दें, आपको जो बताया गया था वेरियस स्टेप्स ऑफ मेटालर्जी, उसमें 5 स्टेप बताया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए। पिछला वीडियो जिनको नहीं पता पिछला वीडियो देखेंगे। उसमें पहले क्रशिंग, उसके बाद दूसरा पाउडरिंग और तीसरा है अयस्क का सांद्रण। ये क्रशिंग और पाउडरिंग ये हम लोगों को सिलेबस में नहीं है। अयस्क का सांद्रण जो है यही आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में बदलना, उसके बाद है अवकरण और उसके बाद शुद्धिकरण। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो हेडिंग दीजिए अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अयस्क से मिट्टी, बालू तथा अन्य अशुद्धियों को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क से मिट्टी, बालू तथा अन्य अशुद्धियों को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। इसके लिए कुछ विधियां हैं, उसको जरा हम लोग देखें। अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित चार विधियां हैं। पहला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा फेन उत्प्लावन विधि, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि और चौथा रासायनिक पृथक्करण विधि, या इसको निक्षालन भी कहा जाता है, इंग्लिश में लीचिंग। ठीक है, इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। अयस्क से मिट्टी, बालू तथा अन्य अशुद्धियों को हटाना अयस्क का क्या कहलाता है, सांद्रण। इसके लिए 4 विधियां हैं: गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक पृथक्करण विधि। सबसे पहला हेडिंग लीजिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि।
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इंग्लिश में ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें यदि अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक भारी हो और दूसरा हल्का हो, यानी दोनों के घनत्व में अंतर हो, तब इस विधि का उपयोग करते हैं। समझ में आया? अयस्क और अशुद्धि के घनत्व में अंतर हो, अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक भारी हो और दूसरा हल्का हो, तब इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्लेंटिंग टेबल होता है, इस तरह का छिछलेदार, यहां से जल की धारा प्रवाहित की जाती है और यहां से अयस्क का चूर्ण गिराते हैं। यहां से गिर गया अयस्क का चूर्ण, ये हो गया अयस्क का चूर्ण, और इधर से जल की धारा, वाटर करंट, जल की धारा। अब जो भारी होगा वह यहां पर आकर बैठ जाएगा और जो हल्का होगा ये जल के साथ बह जाएगा। यदि अयस्क भारी है तो शुद्ध अयस्क आकर यहां पर जमा हो जाएगा और अशुद्धियां इसके साथ बह जाएगी, यहां पर अशुद्धि आ जाएगी। आएगा समझ में? इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क और अशुद्धि में से एक भारी हो और दूसरा हल्का। यहां से हम अयस्क का चूर्ण यहां से गिराते हैं, यहां से अयस्क का चूर्ण यहां से गिर रहा है और इधर से जल की धारा बह रही है। तो जो भारी होगा यहां पर आकर के रुक जाएगा और जो हल्का होगा, यदि अयस्क भारी है तो यहां पर आकर रुक जाएगा और अशुद्धियां हल्की है तो जल की धारा के साथ क्या हो जाएंगी? बह जाएंगी। इस तरह अशुद्धि अलग हो गई और अयस्क अलग हो गया। इसको व्हील फ्लाई टेबल के नाम से भी जाना जाता है, व्हील फ्लाई टेबल। तो इसको बना ले आप लोग और इसका नोट्स हम लोग लिखें, नोट करें इसको। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा इस पॉइंट्स को नोट करें। तो पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस विधि का उपयोग प्रायः ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। अयस्कों के लिए किया जाता है। कैसे अयस्क के लिए? तो ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के लिए। ऑक्साइड अयस्क जैसे अभी आपको बताया गया था, बहुत सारा ऑक्साइड अयस्क, रेड हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब ऑक्साइड अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क जैसे कैल्साइट, मैग्नेसाइट, कैलामाइन, ये सब कार्बोनेट अयस्क है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि अयस्क और अशुद्धि के घनत्व में अंतर होना चाहिए, एक भारी होना चाहिए और दूसरा हल्का होना चाहिए। तो लिखेंगे यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अयस्क और अशुद्धि के घनत्व में अंतर होना चाहिए। प्रायः इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क भारी हो तथा अशुद्धियां हल्की हो। अशुद्धियां हल्की हो। ठीक है, आप ये समझ गए। इस विधि का उपयोग तब करेंगे जब अयस्क और अशुद्धियों के घनत्व में अंतर हो, प्रायः अयस्क भारी होता है और अशुद्धियां हल्की होती हैं, तब इस विधि का उपयोग करेंगे। अभी आपको बताया था कि व्हील फ्लाई टेबल होता है,
ऊपर से अयस्क का चूर्ण गिराते हैं, जल की धारा बहती है, तो जो भारी होता है, अयस्क भारी है तो वह रुक जाता है, और जो अशुद्धियां हल्की हैं जल की धारा के साथ बह जाती हैं। इस तरह अयस्क और अशुद्धियां अलग अलग हो जाती हैं। तो ये हम लोग देखें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसका उपयोग तब करते हैं जब प्रायः अयस्क भारी और अशुद्धियां हल्की हों। ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग दूसरा देखें, फेन उत्प्लावन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेन उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कि इसका उपयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए। कैसे अयस्क के लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, कंपटीशन में भी, कि फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो देखेंगे कि जो सल्फाइड अयस्क वाला ऑप्शन है वही सही आंसर होगा। या ऐसे भी पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन में फेन उत्प्लावन विधि रहेगा, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग प्रोसेस को समझ लें। इसमें एक कंटेनर लेते हैं जिसका 2/3 जल से भर देते हैं, और इसमें अयस्क का चूर्ण डाल देते हैं। इसमें हो गया जल प्लस अयस्क चूर्ण, और थोड़ा सा इसमें पाइन आयल की कुछ बूंदें मिला दी जाती है। ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इसमें ब्लो पाइप से इसमें एयर ब्लो कराते हैं। ये ब्लो पाइप हुआ, इधर से एयर करंट यानी हवा का झोंका देते हैं, और इसमें एक स्टीरर लगा दिया जाता है चलाने के लिए। ये चलाने के लिए ऐसे चल रहा है, घुमा रहा है। इसमें क्या होगा कि अयस्क है और अयस्क के साथ साथ अशुद्धि है। अयस्क कैसा है? सल्फाइड अयस्क। ध्यान से समझिएगा, अयस्क जो है, अयस्क के जो चूर्ण है ये तेल की बूंदों से चिपक जाते हैं। अयस्क किससे चिपक जाएगा? तेल के बूंदों से। और जो इसमें अशुद्धियां हैं वह जल के साथ। इसमें अयस्क में अशुद्धि भी है, तो अशुद्धि चिपक जाती है जल के साथ, और अयस्क चिपक जाता है किसके साथ? तो तेल के साथ। अब दोनों अलग अलग हो गए। अयस्क का चूर्ण चिपक गया तेल के कणों के साथ, और अशुद्धियां चिपक गई जल के साथ। अब जब हवा का झोंका देंगे तो झाग बनेगा, और इसको चलाते जाएंगे तो झाग बनते जाएगा, और झाग आकर के यहाँ पर जमा होता जाएगा। यहाँ पर झाग जमा हो गया। इस झाग में क्या है? तो तेल की बूंदें जिससे अयस्क के चूर्ण चिपके हुए हैं। अब इस झाग को हटा लेंगे, और हटा करके उसको सुखा लेंगे, सुखा के धो लेंगे, शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से प्रोसेस समझिए। 2/3 जल से भरे एक पात्र में अयस्क का चूर्ण जिसमें अशुद्धियां भी हैं लेते हैं, और पाइन आयल की कुछ बूंदें या यूकलिप्टस आयल की कुछ बूंदें इसमें डाल देते हैं। चीड़ का तेल कहलाता है। हवा का झोंका एक ब्लो पाइप से प्रवाहित करते हैं, और यहाँ पर हो गया आपका एक स्टीरर चलाने वाला, खूब तेजी से चलाते हैं। चलाएंगे तो इसमें पाइन आयल का जो काम है, अयस्क चूंकि सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क जो कण है, शुद्ध अयस्क के कण तेल की बूंदों से चिपक जाते हैं, जबकि अशुद्धियां जो इसमें शामिल है यह अशुद्धि जल से भीगती है। शुद्ध अयस्क तेल से भीगता है और अशुद्धि जल से भीगती है। और जब हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे तो तेल झाग में बनेगा, और यह झाग सतह पर आएगा। अब सतह पर से हम क्या करेंगे कि झाग को इधर से, इधर एक कंटेनर रहेगा, इस कंटेनर में झाग आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब झाग को क्या करेंगे कि उसको सुखा लेंगे, सुखा के धो लेंगे, और धो लेंगे तो हमको शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा, और अशुद्धियां जल में है तो इसी में रह जाएगी। क्लियर हो गया?
अब इसको जरा हम नोट कर लें। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वह कि इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। अब सल्फाइड अयस्क आप लोग पिछले लेक्चर का जो वीडियो है उसमें सल्फाइड अयस्क बताया गया है। गैलेना हो गया, कॉपर पायराइट हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, ये सब सल्फाइड अयस्क। जितने सल्फाइड अयस्क हैं सबका साधारण किस विधि से करेंगे? तो फेन उत्प्लावन विधि से। इसका प्रोसेस पूरा लिख दे रहे हैं। इस विधि में 2/3 जल से भरे एक पात्र में अयस्क चूर्ण तथा पाइन आयल की कुछ बूंदें ली जाती हैं। अयस्क के चूर्ण तेल की बूंदों से चिपक जाते हैं, जबकि अशुद्धियां जल से चिपक जाती हैं। जब ब्लो पाइप से हवा की धारा प्रवाहित करते हैं और घोल को तेजी से चलाते हैं, स्टीरर जो लगाया गया स्टीरर से चलाते हैं और स्टीरर से चलाते हैं तो अयस्क तेल की बूंदों से चिपके होने के कारण झाग के रूप में सतह पर आ जाता है, जिसे हटाकर सुखाकर तथा उसके बाद धोकर शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका टोटल प्रोसेस हो गया। यदि फेन उत्प्लावन विधि पर शॉर्ट नोट्स आता है तो आपको ये पूरा लिख करके और फिगर बना देना होगा। इस विधि में 2/3 जल से भरे एक पात्र में अयस्क चूर्ण तथा पाइन आयल की कुछ बूंदें ली जाती हैं। अयस्क के चूर्ण तेल की बूंदों से चिपक जाते हैं, जबकि अशुद्धियां जल से चिपक जाती है। जब ब्लो पाइप से हवा की धारा प्रवाहित करते हैं और स्टीरर जिससे चलाना है स्टीरर से चलाते हैं तो अयस्क तेल की बूंदों से चिपके होने के कारण झाग के रूप में सतह पर आ जाता है, जिसे हटाकर सुखाकर तथा उसके बाद धोकर शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। अब यह विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अयस्क के चूर्ण तेल से भीगते हैं और अशुद्धि जल से भीगती है। इसी सिद्धांत पर आधारित है।
तो लिख सकते हैं कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अयस्क तथा अशुद्धियों की क्रमशः तेल तथा जल के साथ वेटेबिलिटी अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, यानी अयस्क किसके साथ वेट होता है? वेट मतलब भीगना, वेटेबिलिटी मतलब भीगने की प्रवृत्ति, भीगने की क्षमता। तो अयस्क तेल के साथ भीगता है और अशुद्धि जल के साथ, इसीलिए ये अलग अलग हो जाते हैं और इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज कि अयस्क जैसे तेल की बूंदों से जो अयस्क के कण जो है चिपकते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा अयस्क तेल के बूंदों से चिपके, अयस्क के कण जल से नहीं चिपक सके, झाग अधिक से अधिक बने, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइन आयल का। यानी पाइन आयल का उपयोग हम लोग करते हैं फ्रोथर के रूप में। फ्रोथर मतलब झाग बनाने वाला, झाग बनाने वाला। अब झाग बन गया, अब झाग बन गया तो तेल की बूंदें जो हैं, जैसे जब चलाएंगे तो एक साथ ऊपर आए, तो एक साथ ऊपर आने के लिए कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो सबको समूहित करता है, यानी तेल के कणों अयस्क को समूहित करके ऊपर लाता है, जिसको कहा जाता है कलेक्टर, यानी संग्रह करने वाला। तो संग्राहक के रूप में, संग्राहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम इथाइल जैंथेट का। फ्रोथर क्या करता है? झाग बनाता है। जैसे पाइन आयल का उपयोग करते हैं, तो पाइन आयल जो है, तेल के जो कण है पाइन आयल के, वे अयस्क के कण से चिपकते हैं, अयस्क के कण को जल से नहीं चिपकने देते हैं। ये पाइन आयल का काम हो गया। कलेक्टर यानी संग्राहक क्या करता है? पोटेशियम इथाइल जैंथेट। यह सभी यानी अयस्क से जो तेल के कण चिपके हुए हैं, सभी को संग्रहित करके झाग के रूप में ऊपर लाता है। तो झाग के रूप में ऊपर आ गया, ये कलेक्टर संग्राहक संग्रहित करके ऊपर ला दिया। अब झाग जब ऊपर आ गया, झाग बनते ही यदि खत्म हो जाए तो क्या उसको हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो झाग जब बना तो कुछ देर तक झाग को रुकना चाहिए, स्टेबिलिटी कुछ होनी चाहिए, कुछ देर तक झाग रुका रहेगा, तब उसको हम हटा लेंगे। तो झाग को स्टेबलाइज करने का काम जो है, यानी फ्रोथ स्टेबलाइजर, इसका काम करता है एनिलीन या क्रिसॉल। ये क्या करते हैं? फ्रोथ यानी झाग को स्टेबलाइज करते हैं। झाग जब सतह पर आ गया तो कुछ देर तक रुका रहे, ये रोकने का काम करते हैं कौन? एनिलीन और क्रिसॉल। इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक सल्फाइड है, सल्फाइड अयस्क है, तो हम लोग इस विधि द्वारा उसको अलग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि सल्फाइड अयस्क का मिक्सचर हो, जैसे ZnS और PbS, ठीक है, इसका मिक्सचर है। अब इसका मिक्सचर है, इसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे। दोनों झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे तो फिर हमको यदि मान लीजिए कि जिंक का निष्कर्षण करना है तो इसको हटाना होगा ना, लेड सल्फाइड को हटाना होगा। लेकिन हम इस विधि का उपयोग करेंगे तो दोनों सल्फाइड अयस्क हैं, तो दोनों झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे, तो फिर दोनों एक साथ प्राप्त होंगे, तो अशुद्धि अलग नहीं होगा। तो इसमें क्या करना होता है कि एक को हटाना होता है।
तो एक को हटाना है। यदि दो सल्फाइड अयस्कों का मिश्रण है तो इसमें से एक सल्फाइड अयस्क को हटाना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट जैसे सोडियम साइनाइड का डिप्रेसेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह क्या करेगा कि सोडियम साइनाइड जो है वह PbS के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, और यह सोडियम साइनाइड जो है वह जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके यह इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देगा। अब जब यह डिसॉल्व होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और यह डिसॉल्व नहीं हुआ तो इसको छान करके अलग कर लिए, ये अलग हो गया और ये हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से डिप्रेसेंट यानी सोडियम साइनाइड का उपयोग यदि कब इस्तेमाल करेंगे, तो यदि दो सल्फाइड अयस्क का मिश्रण हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें से एक को हटाना है, जैसे अभी बताया कि PbS और ZnS का मिक्सचर, हमको जिंक का निष्कर्षण करना है तो जिंक वाला हमको चाहिए, इसको हटाना होगा तो सोडियम साइनाइड में डालेंगे, तो सोडियम साइनाइड इसको क्या कर देगा, दबा के अंदर रख देगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यह डिसॉल्व नहीं होगा, ये नीचे आके बैठ जाएगा। अब यह डिसॉल्व होगा इसे, फिर अब आगे वाला स्टेप करेंगे। तो ये हो गया डिप्रेसेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सल्फाइड अयस्क होते हैं जो कम झाग बनाते हैं, जिनका प्रोथ कम बनता है, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेटर डालते हैं। वह एक्टिवेटर क्या करता है कि ज्यादा झाग बनाने में हेल्प करता है, तो एक्टिवेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसका, तो कॉपर सल्फेट का। जैसे जिंक सल्फाइड जो है यह लो फ्रोथ बनाता है, कम झाग बनाता है, तो कम झाग बनाता है, इसलिए जब कॉपर सल्फेट थोड़ा सा मिला देते हैं तो झाग अधिक बनता है। यह एक्टिवेटर का काम करता है, यह झाग बनने को एक्टिवेट करता है और झाग ज्यादा बनेगा तो ज्यादा यह सल्फाइड अयस्क झाग के रूप में बाहर आएगा। तब आशा है आप लोग फेन उत्प्लावन विधि समझ गए होंगे। इसमें यह सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें क्या किया जाए, इसका उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क और अशुद्धि में से एक चुंबकीय हो और दूसरा अचुंबकीय। चुंबकीय मतलब चुंबक से आकर्षित होने वाला, और अचुंबकीय मतलब जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क और अशुद्धि में से एक चुंबकीय हो और दूसरा अचुंबकीय। जैसे टीन स्टोन SnO2 या अयस्क है, अयस्क अचुंबकीय है और इसमें उपस्थित अशुद्धि उल्फामाइड चुंबकीय होता है। इसलिए इसका पृथक्करण हम लोग किससे करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से, क्योंकि इसमें अयस्क अचुंबकीय या चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, लेकिन अशुद्धि जो उल्फामाइड है वह चुंबकीय है या चुंबक से आकर्षित होने वाला है। तो ये कैसे अलग होता है जरा इसको हम लोग समझें। तो इसके लिए दो व्हील होता है, दोनों को कन्वेयर
बेल्ट से जोड़ दिया जाता है, ये कन्वेयर बेल्ट है। इसमें एक में मैग्नेट लगा रहता है, यहां पर चुंबक लगा हुआ है। ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये बेल्ट हो गया। अब यहां से हम अयस्क के चूर्ण को गिराते हैं, ये हो गया अयस्क चूर्ण। अब अयस्क के चूर्ण को गिराएंगे तो जो चुंबक से आकर्षित होने वाला होगा वह यहाँ नजदीक आकर गिरेगा, और जो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा वह दूर आकर गिरेगा। जो चुंबक से आकर्षित होगा, जो चुंबकीय है, वह यहाँ नजदीक आकर के ये जो व्हील है इसके पास यहाँ चुंबक लगा हुआ है तो यहाँ तक ये आएगा, फिर यहाँ आकर गिर जाएगा। लेकिन जो अचुंबकीय है वह चुंबक से आकर्षित नहीं होने वाले थे, यहाँ से आकर के यहाँ दूर आकर गिरेगा, यह अचुंबकीय है। जैसे अभी आपको बताया कि टीन स्टोन जो है वह क्या है, अचुंबकीय है, तो टीन स्टोन यहाँ आकर गिरेगा, और जिसमें अशुद्धि जो उल्फ्रामाइट चुंबकीय है यह यहाँ आकर गिरा। इस तरह से अशुद्धि अलग हो गया, अशुद्धि यह अलग हो गया, और आपका ये अयस्क जो है अलग हो गया। तो इस तरह से अयस्क और अशुद्धियां अलग अलग हो जाती हैं। तो ये देखे हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब अगला जो है रासायनिक पृथक्करण विधि, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो हेडिंग दीजिए रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन लिखिए। इसमें क्या होता है, इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक किसी खास रासायनिक सॉल्वेंट में, केमिकल सॉल्वेंट में, रासायनिक विलायक में घुलनशील हो या केमिकल रिएजेंट में घुलनशील हो। जैसे मान लीजिए अयस्क घुल जाए और अशुद्धि नहीं घुले। जैसे मान लीजिए चावल और चीनी का मिश्रण है, उसको अलग करना है, तो क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। पानी में डाल देंगे तो चीनी घुलने वाला है तो चीनी घुल जाएगा, और चावल नहीं घुलेगा तो छान कर अलग कर लेंगे, चावल अलग हो गया, चीनी घुल गया, उसमें चीनी अलग हो गया। उसी तरह यह सिद्धांत है। इसमें अयस्क को एक ऐसे रासायनिक रिएजेंट में डाला जाता है, रासायनिक विलायक में, सॉल्वेंट में डाला जाता है कि अयस्क घुल जाए और अशुद्धियां नहीं घुले। छान करके अशुद्धि को अलग कर लेंगे, और अयस्क जब घुल गया तो उसको केमिकल रिएक्शन द्वारा उसमें से शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेंगे। यानी इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक किसी खास विलायक या रासायनिक पदार्थ में घुलनशील हो, और दूसरा अघुलनशील। ठीक है, अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक किसी खास विलायक या रासायनिक पदार्थ में घुलनशील हो और दूसरा अघुलनशील। जैसे प्रायः इसका उपयोग किया जाता है, प्रायः इसका उपयोग तब करते हैं जब अयस्क किसी खास रासायनिक यौगिक में घुलनशील तथा अशुद्धि अघुलनशील हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जब अयस्क घुल जाए किसी खास रासायनिक यौगिक में और अशुद्धि नहीं घुले
तो छान करके अशुद्धि को अलग कर लेंगे और अयस्क जो घुल गया, घुलनशील जो उत्पाद प्राप्त हुआ उससे शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण। बॉक्साइट जैसे Al2O3.2s2.xs2 होता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, तो यह बन जाता है NaLOH4 इसका जलीय विलयन प्राप्त होता है NaLOH4 का। ठीक है, अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कास्टिक सोडा का जो जलीय विलयन लिए हैं, इसमें Al2O3 घुल गया है लेकिन अशुद्धियां नहीं घुली है। तो अशुद्धियां नहीं घुली तो छान करके अलग कर लेंगे तो अशुद्धि अलग हो जाएगी और यह हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो गया। अब यह जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो Al2O3.xs2O प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और Al2O3.xs2O यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको हम छान करके अलग कर लेंगे, ये अलग हो जाएगा, छानेंगे तो यह अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब यह जो Al2O3.xs2O है, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर के Al2O3 ये जल निकल गया और यह शुद्ध एल्यूमिना हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो जब हम लोग बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं तो इस तरह से हम लोग बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये रासायनिक पृथक्करण विधि या लीचिंग हो गई। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। इसके बाद एक और मेथड हम लोग देखेंगे, ये हम लोग जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ेंगे तो एक बार फिर से आएगा, इसको बेयर्स प्रोसेस भी कहा जाता है, बेयर्स प्रोसेस। ये एक बार और आएगा जब हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ेंगे। तो ये लीचिंग का एक एग्जाम्पल हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, इसको मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा गोल्ड तथा सिल्वर का निष्कर्षण होता है। इसमें जो गोल्ड है, अशुद्ध गोल्ड तो प्राय मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अशुद्ध, इसको सोडियम साइनाइड के जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, हवा की वायु की उपस्थिति में अशुद्ध धातु को, अशुद्ध गोल्ड को सोडियम साइनाइड के जलीय विलयन में डालते हैं, तो हमको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये प्राप्त होता है प्लस NaOH। देखिए बैलेंस है कि नहीं, सोडियम 8 हो गया, 4 4 8, Au 4 हो गया, Cn 2 चौका 8 हो गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर 4, तो 2 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन 4। ठीक है, अब यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, इसमें हम लोग जिंक के टुकड़ों को डालते हैं। जिंक गोल्ड से अधिक क्रियाशील होता है,
तो जिंक गोल्ड को रिप्लेस कर देगा Na2ZnCN4 और यहाँ AU निकल जाता है। Na2ZnCN4 इस तरह से गोल्ड प्राप्त होगा। तो ये हम लोग देखे मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये भी लीचिंग का ही एग्जांपल है, रासायनिक पृथक्करण विधि है। इस विधि से गोल्ड और सिल्वर का निष्कर्षण, ये नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि गोल्ड और सिल्वर का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। कभी कभी सिर्फ साइनाइड प्रोसेस भी लिखा रहता है, कभी कभी पूरा लिखा रहता है। इसमें अशुद्ध गोल्ड जो है उसको सोडियम साइनाइड, यहाँ पर रासायनिक सॉल्वेंट हो गया, इसमें डालते हैं वायु की उपस्थिति में, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम डाइसाइनोरेट बनता है, उसमें जिंक डालते हैं तो फिर ये आपका गोल्ड प्राप्त हो जाता है। जिंक इसको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये हम लोग देखे रासायनिक पृथक्करण विधि। अब आप इसको नोट कर लें और इसके बाद हम पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर और कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं। तो बच्चों ये पिछले वीडियो में यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत का जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर है। और आज का ये क्वेश्चन है, आज जो वीडियो आप लोग देखें इसका ये 4 क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगले लेक्चर में यानी अगला जो पार्ट 3 होगा उसमें इसका हम लोग आंसर देखेंगे। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को पढ़ें, फिर बनाते चले और क्वेश्चन भी कॉपी में नोट करते जाए और आंसर भी। थैंक यू।